Now today we discuss about the system of particles and rotational motion. The topic is rigid bodies. ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है? जैसे कि सॉलिड बॉडी जो होती हैं वो एक तरह की सारी रिजिड बॉडीज होती हैं. ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ए बॉडी is said to be rigid it does not undergo any change their shape and size. Their shape change its shape and size. However, large the external force may be acting on it. Large the external force may be acting on it. ये हमारा हो गया कि रिजिड बॉडीज होती हैं. अब सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? सेंटर ऑफ द मास. जैसे हमसे ये कह दिया जाए कि अगर आप बताइए कि रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो हम क्या बताएंगे? तो हम ये कहेंगे द सेंटर ऑफ द मास एट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द फिक्स्ड पॉइंट. जैसे कि लिख देते हैं द सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए रिजिड बॉडी एट अ फिक्स्ड पॉइंट. बॉडी इज अ फिक्स्ड पॉइंट at a fixed position with respect to the body as a whole. तो सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पर होल बॉडी क्या करती है? मूव कर सके उसी पॉइंट के अलॉन्ग. ठीक है, इस तरह का जो मास सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या कहलाता है? सो मास जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो अब रिजिड बॉडी कौन सी होती हैं? तो जैसे हमारी जो रिजिड बॉडीज़ हैं वो रिजिड बॉडी की अगर हम बात कर लें तो रिजिड बॉडी जैसे कि हमारी एक रॉड हो गई, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास. जैसे रिंग है ना, तो रिंग जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? उसका वही ये सेंटर हो जाएगा. जैसे कि कोई डिस्क ले लेते हैं, डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा. ये हो गई रिंग, ये हो गई डिस्क, ये हो गई रॉड, है ना. तो ऐसे अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना ले लें, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर लैमिना अगर ले लेते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनके जो डायगोनल जहाँ पे दोनों कट करते हैं वो हो जाता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना, ये क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया. अगर हम क्यूबिकल बॉक्स लेते हैं तो क्यूबिकल बॉक्स ले लीजिए. चलिए, इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखना चाहते हैं हम लोग, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि इस बॉडी से, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर क्या कर दे? परपेंडिकुलर डायगोनल खींचे. ठीक है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास. सी. ठीक है, ये हो जाएगा. ऐसे ही अगर स्फीयर है, जैसे कि कोई गोला है, यानी कि स्फीयर लाइक एज अ फुटबॉल, ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये होगा, स्फीयर हो गया.
ये हमारा क्यूबॉइड था, ठीक है। ऐसे अगर कोई हमारे पास कोन है तो कोन के लिए भी हमारा, ठीक, कोन के लिए क्या होगा, उसका भी देखो इसके बेस पे क्या करके, डायमीटर पे क्या करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा, कोन के लिए हो गया। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास होते हैं सब, हर बॉडी का, रिजिड बॉडी जितनी भी हैं सबके सेंटर ऑफ मास फिक्स हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, अगर कोई भी, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे कि मोशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने बात की थी, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसा कि लीनियर मोशन में चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर जो इक्वेशंस थी वो हमारी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो यहाँ पर हमें भी वही करना है, जो हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको एज ए, जैसे लेट, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा सेकंड इक्वेशन क्या करना है, तो सेकंड इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एस होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 क्या हो जाता है, अल्फा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन के लिए जाएगा ओमेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन तीनों हैं, इन इक्वेशन को डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आप लर्न रखिए, ठीक है, लर्न करिए, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज़ रहता है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस हो गई रोटेशनल मोशन ऑफ ए किसी भी बॉडी का, ठीक। अब हमारा जो मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हमें निकालना है, तो जैसे आपने देखा होगा किसी भी डोर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं इस तरह से, है ना, या हम की लगाते हैं, तो की लगाते हैं, आपने देखा होगा, घुमाते हैं उसको, या लट्टू नचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट करता है अपने फिक्स्ड एक्सिस पे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, और जो रोटेट करने में जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, या हम कह सकते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट को शो करे। जैसे कि स्क्रू गेज से हम क्या करते हैं, स्क्रू को टाइट करते हैं, तो क्या कहेंगे, द टर्निंग इफेक्ट, क्या हो जाएगा, द टर्निंग इफेक्ट of force is called moment of force, is called moment of force और टॉर्क। ये कुछ बातें होती हैं, उन पर ये डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि दो फैक्टर्स हैं इसके मेन, जो दो ही फैक्टर्स पे मतलब कि डिपेंड करता है एक तरह से, तो हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो ये डिपेंड करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पहला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और दूसरा पॉइंट ये है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the force from the axis of rotation। मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, जिस पॉइंट से, जैसे हम स्क्रू गेज को टाइट करते हैं, तो टाइट करने पे जिसको टाइट कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से और उस पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी है उसके डिस्टेंस के वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, जैसे कि उस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई हमें लैमिना है, जैसे कि कोई भी सपोज कर लो कोई एक बॉडी है इस तरह से, ठीक, जिसको क्या करना है, हमें रोटेट करना है। तो हमने ये फोर्स लगाया और इसको क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो और इसका जो सेंटर है ये कुछ ये ऐसा है। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से और उसके सेंटर, उस बॉडी के सेंटर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिनोटेड बाय टाउ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो F इंटू डी, यानी कि टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F क्रॉस डी, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में है इस तरह से, तो हम इसको टाउ इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा, ये भी सही होगा। तो इसकी जो SI यूनिट हम निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई, ये लीवर आर्म एक तरह से कह सकते हैं, जो लीवर आर्म होती है वो 90 डिग्री एंगल पर होती है, तो वो कह सकते हैं लीवर आर्म। ठीक है, सो लीवर आर्म या इसको डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। और इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन उसकी अगर हम बात करें तो ml की t की पावर -2 फोर्स की होती है, और ये l हो गई, तो आ जाएगा ml² t की पावर -2। ठीक है, सो साइन अगर कन्वेंशन की बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन किस तरह से डिपेंड करता है इसका, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट दिखा रहा साइन कन्वेंशन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि ताला लॉक अगर आपको ओपन करना है या क्लोज करना है तो आप अपने हिसाब से इस दोनों फैक्ट को याद रखिए और देखिए कि कब हमारा लॉक ओपन हो रहा है, कब हमारा क्लोज हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखिए आप। ठीक है, अब दूसरा आता है जैसे कि रोटेशनल, एक मिनट बेटा, हाँ एक चीज आती है आपकी कपलिंग, यानी कि कपल क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ ए कपल, मोमेंट ऑफ कपल या कपल। तो कपल आपने वर्ड से ही मतलब जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कपल का मतलब होता है कि कपल का मतलब है कि पेयर, अगर पेयर में है दोनों फोर्स, अगर कोई इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स कोई दो पेयर में है तो वहाँ पर वो क्या होगा, कपल अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लैमिना, दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई लैमिना है ये इस तरह से, ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक, और उस बॉडी का सेंटर ये है O, ठीक है, और यहाँ से एक हमने फोर्स अप्लाई किया, इसको घुमाना है F, और एक इधर से फोर्स अप्लाई किया, इसको घुमाना है,
इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा जो आइसर ट्रैक्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करने वाले, ठीक है वो, ठीक। तो ये इसको A मान ले पॉइंट, इसको B मान लें। अब इसको क्या करना है, किसी एक को मान करके हमें रोटेट कराना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों फोर्स का जो होगा वो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ कपल, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ, क्योंकि है रोटेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है तो फोर्स हमारा तो टॉर्क ही आ जाएगा, बात तो टॉर्क ही की हो रही है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाई AO प्लस F मल्टीप्लाई बाई OB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F को कॉमन आउट कर लें, AO प्लस OB, यानी कि F इज इक्वल टू F AB, और F AB हमारी क्या है, ये टोटल AB कितनी है, D है, यानी कि F इंटू D, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू D, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कपल, यानी कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। लिख देते हैं, तो डेफिनेशन भी लिख देते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स acting on a body along to different lines, along to different lines of action. Lines of action constitute a couple. क्या बनाते हैं, constitute a कपल, ये हो जाएगा हमारा कपल, ठीक है। अब हमारा बात आता है वर्क डन बाय ए टॉर्क, यानी कि कितना वर्क डन होता है। अगर किसी भी बॉडी को हम रोटेशन करा रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय ए टॉर्क, इसकी बात अब हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।